वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 26 दिसंबर के क्विज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्थायी न्यायालय पंचाट। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या है, पहला कथन देख लेते हैं। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक अंतर सरकारी संगठन है जो विवादों को हल करता है, जो सदस्य राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या निजी पार्टियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझौते से उत्पन्न होता। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या है, मानवाधिकार मुद्दे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अनन्य डोमेन है, इसलिए पीसीए मानवाधिकार मुद्दे में शामिल नहीं करता या मानवाधिकार के मुद्दे को शामिल नहीं करता। तो क्या है, एक तो पहले देखिए कि ये सोचिए आप कि क्या मानवाधिकार के सभी मुद्दे सिर्फ यही ध्यान देता है, ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त। तो ये आपको लगे कि नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी संस्थाएं जो मानवाधिकार के बारे में बात करती है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। वैसे ये हमारी जो संस्था है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये मानवाधिकार के मुद्दों को भी सुलझाती है, हल करती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। वो तीसरा तो सही है। इसमें क्या पूछा गया? सही पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्या है। अमोनिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? तो इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी पूछती है, कभी अमोनिया पूछ लिया, कभी प्राकृतिक गैस के बारे में पूछ लिया। तो अब ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है। अमोनिया को तरल और गैसीय दोनों रूपों में संग्रहित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, अमोनिया गैस के रूप में भी होती है और तरल के रूप में भी। तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा क्या, अमोनिया पानी में अत्यधिक घुलनशील और मिट्टी और हवा में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, पानी में घुलनशील है, तभी तो कोई भी जानवर या कुछ भी उनके बाथरूम में से, तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, यह स्वाभाविक रूप से मानव शरीर में मौजूद है और अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने के लिए गुर्दे मतलब किडनी द्वारा स्रावित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। अमोनिया उर्वरकों, जैसे हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन जो उर्वरक या जो यूरिया यूज़ करते हैं उसमें अमोनिया मिलेगा। अमोनिया उर्वरकों के निर्माण में महत्वपूर्ण है और दुनिया में उत्पादित सबसे बड़े मात्रा में सिंथेटिक रसायनों में एक सही, बिल्कुल सही एक है। तो इसके कौन चारों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा ध्यान से पढ़िए, क्या है। जलवायु आपातकालीन घोषणाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, जलवायु आपातकाल घोषित करने में एक सरकार स्वीकार करती है कि जलवायु परिवर्तन मौजूद है। बिल्कुल सही है। और इस बिंदु तक किए गए उपाय इसके द्वारा लाए गए परिवर्तनों को सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तभी तो जलवायु आपातकाल घोषित करेगी। जब वो पहचान कर लेगी कि जलवायु परिवर्तन और जो हम कार्य कर रहे हैं वह भी सीमित, इसके परिवर्तन को सीमित नहीं करता, तो पहला तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा क्या, जलवायु आपातकालीन घोषणा UNFCCC के दिशा निर्देशों पर आधारित है। और ये तीसरा ऑप्शन क्या है, हाल ही में भारत ने जलवायु आपातकाल घोषित किया। तो आपको पता है कि भारत में ऐसा कुछ घोषित नहीं किया गया। तो तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीसरा आप कट करेंगे तो पहला दूसरे में आ जाएंगे, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा में से कोई नहीं, तो आप मार सकते हैं कि पहला सिर्फ होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिएगा आपको कोई दिक्कत हो। मगर इसमें यह ध्यान रखिएगा कि दूसरा भी गलत है, क्योंकि ये घोषणा सरकार अपने स्तर पे करती है, UNFCCC के दिशा निर्देशों पर आधारित नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। इसमें निम्नलिखित स्थानों को दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर का मतलब यहाँ से दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, ऐसे लगाना हमें। व्यवस्थित कीजिए, कौन कौन से, मलक्का जलड्रूम, जावा सी, पार्सल आइलैंड, स्पैटली आइलैंड। तो आप ये देखते होंगे कि सबसे नीचे क्या है, यहाँ पे जावा, फिर इसके बाद यहाँ पे जो मलक्का स्टेट, यहाँ सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके बीच में मलक्का स्टेट है। तो मलक्का स्टेट यहाँ पे दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ में देखते, नॉर्थ में क्या है, या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सबसे जो नॉर्थ में या तो पहला होगा या दूसरा होगा। तो कौन सा सबसे पहला है, तो सबसे पहला पार्सल आइलैंड, साउथ चाइना सी
में है तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊपर है तो मतलब ऊपर के सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि सबसे नीचे कौन सा है। तो अगर आपको पता है कि जावा सी सबसे नीचे तो ऑप्शन सी आप मार सकते हैं, बीच के पता हो या ना पता हो। एक बार याद देख लीजिए क्या है। सबसे नीचे जावा है, जावा के बाद फिर इसके ऊपर जस्ट मलक्का है, मलक्का के बाद क्या है, स्पैटली आइलैंड, स्पैटली आइलैंड के बाद पार्सल आइलैंड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च और गोवा विश्वविद्यालय ने सफलतापूर्वक सोने के नैनो कणों को संश्लेषित किया है। सोने के नैनो कणों के अनुप्रयोग क्या क्या हैं? तो बिल्कुल सही है। अब ये नैनो कणों के जो अनुप्रयोग हैं, या आप ये ध्यान से पढ़ते होंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी में ये चीज़ों के अनुप्रयोग चल रहे हैं कि टारगेटेड दवा वितरण। तो आप तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही मान सकते हैं। जब तीसरा मारेंगे तो आप पहला कट कर देंगे, तो मतलब 3 ही है। ठीक है। अब इसका बीमारियों को पता लगाने, उसका निदान करने, तो नैनो आजकल इसका भी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो बिल्कुल दूसरा भी, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है, सोने के नैनो कण। आपको ये नहीं पता कि सोने के नैनो कण क्या करते हैं, मगर ये पता है नैनो कण करते हैं, तो आप ये मार सकते हैं। तो दूसरा सही हो जाएगा। तो जहाँ दूसरा नहीं वहाँ कट कर देंगे, तो या तो बी होगा तो सी होगा। उसके पास अधिक सौर विकिरण अवशोषित करने की क्षमता है, तो ये भी सही है वैसे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है। स्थायी न्यायालय पंचाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब क्या है, कथन क्या क्या है। यह हेग में स्थित अंतर सरकारी संगठन है। तभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था पहले क्वेश्चन में क्या था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था ये अंतर सरकारी संगठन है, तो बिल्कुल सही है। तो हेग नीदरलैंड, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमने वहाँ पे देखा तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी। अब पहले देख लीजिए, यहाँ पे सही नहीं पूछा गया है, ठीक है, गलत पूछा गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गलत पूछा गया है, नहीं तो आप कंफ्यूज सही को मार के चले आए, पता लगा गलत पूछा गया। तो तीसरा क्या है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी, तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी हमने पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं, पर्यवेक्षक है, ऑब्जर्वर स्टेटस इसको प्राप्त है। तो तीसरा हो जाएगा गलत। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, सही नहीं। तो जहाँ तीसरा तीसरा है तो नहीं है, उसको आप कट कर सकते हैं, जैसे पहला हुआ और डी ऑप्शन हुआ। तो इसका मतलब आपको सिर्फ दूसरा देखना था। दूसरा क्या है, मध्यस्थता। अब जैसे यहाँ पे आर्बिट्रेशन लिखा हुआ, आर्बिट्रेशन का मतलब तो मध्यस्थता कराएगा, न्यायपूर्ण शांति साधनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता। तो ये भी सही है, मगर पूछा गया है गलत। तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, सी, जहाँ पे सिर्फ तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक का हालिया निर्देश जो अनाधिकृत डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप से संबंधित है, क्या है वो दिशा निर्देश, उसके बारे में ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या क्या वो कहा गया है। उसके बाद पब्लिक को कभी भी अनाधिकृत डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कभी, यहाँ पे अनाधिकृत डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने के बारे में नहीं कहा गया। वहाँ पे कहा गया KYC नए कस्टमर के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। और यहाँ दूसरा क्या है, जनता को कंपनी के फर्मों को ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने की पुष्टि करना चाहिए। तो बिल्कुल दूसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। पहला है यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से लैंडिंग लेने के बारे में नहीं है, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या है। भारत में FDI नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दो तरह के रूट होते हैं, गवर्नमेंट रूट के थ्रू आता है, स्वचालित मार्ग। तो स्वचालित मार्ग के तहत अनिवासी निवेशक मतलब NRI जो होते हैं, या भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारत सरकार से किसी भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे सही बताना है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं FDI के लिए जुआ और सट्टेबाजी क्षेत्र, तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जुआ और सट्टेबाजी में तो वैसे भी अलाउड ही नहीं है, और ये FDI इसमें आना तो और भी अलाउड नहीं। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, मतलब सही, सॉरी निषिद्ध पूछेगा, सॉरी निषिद्ध। तो तीसरा हो जाएगा हमारा सही। अब तीसरा जहाँ जहाँ दिया हुआ है आप उसको रहने दीजिए, बाकी तो कट कर दीजिए, पहला ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमें पता है कि पहला सही है, तो पहला आप सही कर दीजिए, जहाँ पहला नहीं है तो उसे कट कर दीजिए। तो बचेगा पहला तीसरा। तो आपको दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा ध्यान से। दूसरा क्या है,
परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र के निवेश को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे कुछ क्षेत्र अभी एफडीआई रिजर्व हैं, जिनमें एफडीआई या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउड नहीं। जैसे रेलवे हुआ, ये गवर्नमेंट के लिए रिजर्व है, ये एटॉमिक एनर्जी वाला क्षेत्र है, तो इसमें तो निजी क्षेत्र तो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 1 और 3, ऑप्शन सी। अब देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या है? एफडीआई मार्ग के माध्यम से निवेश प्रकृति में रणनीतिक और लंबी अवधि के लिए होता है। तो आप एफडीआई के बारे में तो जानते हैं कि जब कोई इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा के लिए करता है, शेयर की में 10% से ज़्यादा शेयर इन्वेस्ट करता है, 10% से ज़्यादा शेयर खरीदता है, तो एफडीआई हो जाता है। तो वो लंबी अवधि के लिए होता है, बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निवेशक एफडीआई निवेशकों को बोर्ड सीट सहित निवेश के प्रबंधन की एक मतलब उसमें प्रबंधन में इसकी भागीदारी हो जाती है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब तो पहला दूसरा सही हो जाएगा। एफडीआई और एफपीआई सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध दोनों प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा कि एफडीआई तो लिस्टेड या मतलब सूचित और गैर सूचित दोनों, लिस्टेड और अनलिस्टेड में दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, मगर एफपीआई को सिर्फ लिस्टेड में अलाउड है, क्योंकि ये थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जल्दी भाग जाते हैं। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसे तीसरा कट करेंगे आप, सही ऑप्शन सी में, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्या वर्तमान में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड में शामिल है? क्या क्या शामिल है? फिल्म समारोह निदेशालय, भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, बच्चों की फिल्म सोसाइटी। तो तीनों और शामिल हैं, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ पर जीएसटी के तहत कर लगाया जाता है? तो क्या कर लगाया जाता है? अब पूछा क्या गया है, सही कोड का चयन कीजिए। तो कौन कौन से हैं? आप जैसे देख रहे हैं कि जो पैकेट फूड या पैकेट में आता है तो उसमें तो जीएसटी लिख के आता, तो टेट्रा पैक दूध, तो पहला तो सही हो ही जाएगा। तो पहला सब में दिया, तो पहला सोचना भी नहीं है। अब यहाँ क्या है, रेडी टू ईट परोटाज, मतलब कि जब हम रेस्टोरेंट में कोई आते हैं तो वहाँ पे भी ये परोटा या कुछ मिलते हैं, तो इसमें भी जीएसटी लगता है। दूसरा भी सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, तीसरा ऑप्शन ये क्या है? तीसरा ऑप्शन में क्या है, जो अनाज के दाने खुले हैं उनमें तो जीएसटी लगता है, तो तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा हो अनाज के दाने हलवा, जो मतलब अनाज के दाने छोटे छोटे कर दिए जाते हैं इसमें से, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। यहाँ तीसरा ऑप्शन कट करेंगे तो कौन से ऑप्शन में पहुँचेंगे आप? मतलब 1, 2, 4 या 5 आपको देखना ही पड़ेगा। मतलब चौथा नहीं देखना, सादा रोटी या चपाती, क्योंकि इसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। चौथा नहीं देखना, अगर पाँचवा तो देखना ही पड़ेगा। विज्ञापन सामग्री वाले समाचार, तो ये भी जीएसटी के अंदर नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 5 कट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है इसका, 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए क्या है, निम्नलिखित क्षेत्रों में मंदी के कारण कई राज्य जीएसटी मुआवजे की लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जीएसटी मुआवजा, जीएसटी जो कंपनसेशन कहा गया था, जीएसटी एक्ट 2017 में कहा गया था कि अगर आपको रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी नहीं होती प्रत्येक साल 5 सालों तक, तो फिर हम उस रेवेन्यू की भरपाई करेंगे, जीएसटी कंपनसेशन देंगे। तो उसी के बारे में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, जीएसटी मतलब माल और सेवा कर राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व की हानि के लिए राज्यों केवल 3 वर्षों, तो यहाँ पे क्या है, तो 5 वर्ष हैं की अवधि के लिए 100% मुआवजा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये मुआवजे में वो भी क्या है कि हमारा जो राजस्व होगा उसमें 14% बढ़ोतरी के साथ प्रदान करेगा। तो पहला हो जाएगा गलत। इसमें दूसरा देखिए क्या है, पहला जैसे ही कट करेंगे तो आप उससे सही विकल्प में पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। मगर पढ़ लीजिए दूसरा तीसरा क्या कह रहा है। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष की देय राशि की गणना के उद्देश्य से आधार वर्ष के रूप में लिए गए, बिल्कुल सही है। इसको हम लोग आधार वर्ष के रूप में मानते हैं 31 मार्च 2016 को।
राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए केंद्र विशेष रूप से एकत्र किए गए धन का उपयोग सिन मतलब जो वस्तुएं खराब जैसे नशीली पदार्थ या लग्जरी वस्तुओं के माने जाने वाले उत्पादों पर सेस या कर लगाता है। तो बिल्कुल तीसरा भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब कथन क्या क्या है ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें क्या बताना, सही है या सही नहीं, तो सही बताना है। तो रिवर्स चार्ज एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत वस्तुओं या सेवाओं के प्रदाताओं को माल और सेवा के प्राप्तकर्ता के बजाय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्या लिखा, रिवर्स चार्ज एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत वस्तुओं या सेवाओं के प्रदाता को माल और सेवाओं के प्राप्तकर्ता के बजाय कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आरसीएम कर चोरी की जांच करने और सरकार के कर आधार का विस्तार करने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा गलत। ऐसा कुछ आरसीएम में है नहीं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। जैसे आप दूसरा कट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में पहुंच जाएंगे। तीसरा देख लीजिए, यह छोटे व्यवसायों पर माल और सेवा का नेटवर्क पर स्वेच्छा से पंजीकरण करने का दबाव डालता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन क्या है, जीएसटी परिषद एक सहकारी संघवाद निर्णय निर्धारण प्राधिकरण में भारत का पहला नुमा है। तो सहकारी संघवाद के लिए तो संस्थाएं काफ़ी बनी, मगर उसमें निर्णय के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है वो सहकारी रूप से लिया जाए, तो ये पहली संस्था, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे क्या है, संशोधन बिल, ध्यान रखना यहाँ अधिनियम नहीं लिखा हुआ, तो हो सकता है कि आप सोचें वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तो ये कहाँ 122वां लिखा हुआ, तो यहाँ पे बिल लिखा हुआ ध्यान से। 122वां संशोधन बिल और जीएसटी के सक्षम करने वाले सभी विधानों को संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, तो दोनों इसके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए क्या है, राष्ट्रीय विरोधी मुनाफाखोरी प्राधिकरण, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार करते हैं। प्राधिकरण का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापारी जीएसटी के नाम पर उपभोक्ताओं से उच्च कीमत वसूल कर अनुचित लाभ प्राप्त नहीं कर सकें। नाम से ही पता चला, राष्ट्रीय विरोधी मुनाफाखोरी प्राधिकरण, तो पहले तो सही होना चाहिए। एनएए का नेतृत्व वित्त मंत्रालय का करता है। यहाँ पे क्या है, इसका हेड जो होता है वो सेक्रेटरी होता है, कि सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है, और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा हमारा गलत। जैसे दूसरा गलत होगा तो आप सही ऑप्शन में पहुंच जाएंगे, पहला और तीसरा ऑप्शन आप पढ़ लीजिए क्या है। जीएसटी कानून एक उपभोक्ता कल्याण कोष के निर्माण का भी प्रावधान करता है, जिसमें जीएसटी कानून के तहत व्यवसायों द्वारा किए गए अनुचित लाभों को जमा किया जाता है। यदि यह पहचान किए गए प्राप्तकर्ता को नहीं प्राप्त होती तो वहाँ पे फंड जमा रहता है। तीसरा तो सही है, तो कौन सा ऑप्शन बताएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।